नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। यानी राहुल जी जो हैं यात्रा करते रहते थे और जहाँ भी जाते थे उसके बारे में वर्णन करते थे, जिसमें उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की गई अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। जो ये लहासा की ओर है, इसमें इन्होंने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने यह यात्रा भीखमंगे के छद्म वेश में की थी। तो आज हम करेंगे पाठ लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फ्री क्लिंगपोंग, इसको क्लिंग अंग पोंग क्लिंगपोंग इसका उच्चारण ऐसे होगा, का रास्ता जब नहीं खुला हुआ था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यानी व्यापार भी करते थे और वहाँ से सेना भी जाती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती। पलटन का मतलब होता है फौज। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग यानी किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। यानी पहले जो किले थे, अब वहाँ पर कौन है? किसान। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं, मतलब अच्छे घर हैं। ऐसा ही परित्यक्त यानी त्यागा हुआ परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं है। इन तिब्बत के यात्रियों, तिब्बत में क्या है कि जाति पाति और छुआछात का कोई जो है सवाल नहीं है। और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों, निम्न यानी छोटी श्रेणी के भिखमंगे लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो भिखमंगे हैं, छोटे मतलब निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं, उन लोगों को घर में नहीं आने देती। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकें। जो भिखमंगे हैं, जो लगता है अभी चोरी कर लेंगे, तो उनको तो अंदर नहीं आने देते। लेकिन थोड़ी सी भी अगर जान पहचान है तो आप जो है घर के अंदर भी जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित भी हैं। अगर कोई आपको नहीं जानता तो भी आप अंदर तक जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब जब आपने अगर चाय पीनी है तो अपना सामान दे करके चाय बनवा सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी, यानी चाय का सामान उनको दे दो तो वो चाय बना देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगे, यानी मिट्टी के बर्तन में रख करके आपको दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, मतलब जहाँ पर बैठे हुए हैं और चूल्हा दूर है जहाँ पर चाय बना रही है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जा कर के चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मतलब जहाँ पर चाय बनाई जा रही है, जिस बर्तन में चाय बनाई जा रही है उसको चोंगी बोला हुआ है, तो वहाँ पर आप जा कर के खुद चाय बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, यानी टैक्स, राहदारी का मतलब यानी टैक्स मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला जगह का नाम है। थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति यानी जो लेखक है उसका दोस्त है, बौद्ध धर्म जिन्होंने ग्रहण किया हुआ है,
तो उनके साथ जो है वो गए थे और भिखमंगे के वेश में थे, तो ठहरने की भी जगह उनको मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। तो पहले तो भिखमंगे के वेश में पहला जो चक्कर लगा लेखक का, पहली बार जब आए तो भिखमंगे के वेश में थे, तो वहाँ पर रहने की अच्छी जगह उनको मिल गई थी। लेकिन दूसरी बार जब वो आए तो क्या हुआ कि उनको किसी ने रहने की जगह भी नहीं दी, क्योंकि वो भद्र वेश में नहीं, जैसे भी सूट बूट पहन के आए हुए हैं, घोड़ों पे सवार हैं, तो उस वक्त उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे, परंतु कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पी करके बहुत कम होशो हवास और दुरुस्त रखते हैं। इन छंग यानी जो एक नशीला पदार्थ होता है, उसको जो है वो लोग पी लेते हैं और नशे में होकर के सो जाते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा थोंगला ये भी जो है जगह का नाम है, विकट यानी बहुत ही मुश्किल रास्ता। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक 16-17 हज़ार यानी छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि भी वहाँ की ऊंचाई कितनी है। 16-17 मील जो है ऊंचाई के कारण उनके दोनों तरफ तक मीलों गांव नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि बहुत ऊंची है यहाँ पर। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। भाई जो है मोड़ हैं, छोटे छोटे रास्ते, जैसे छोटा सा रास्ता आया फिर मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि दूर तक हम किसी व्यक्ति को नहीं देख सकते, मतलब इतने मोड़ हैं वहाँ पर। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। यानी जो है वहाँ जो डांडा थोंगला में जो मुश्किल स्थान है आने जाने वाले यात्रियों के लिए, वहाँ पर गवाह कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि कोई देखता ही नहीं और डर के मारे वहाँ पर कोई अकेला जाता भी नहीं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद जो है उसका जो भी कुछ पैसा है जो भी है वो सारा निकाल लेते हैं। या आप अंडरलाइन करते रहना साथ में। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, मतलब वहाँ पर जो है कानून नहीं है तो पिस्तौल और बंदूक जो है लाठी की तरह वो लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा बना रहता है। मतलब यह अगर प्रश्न ये पूछे कि डाकू जो है पहले मारते थे और फिर लूटते थे, क्योंकि डाकुओं को भी अपनी जान का खतरा रहता था, भी कभी ये आदमी हमें मार ना दे या हमारी शिकायत ना कर दे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरतें देखते टोपी उतार जीव निकाल कुछ ही यानी दया 1 पैसा करते हैं, भीख मांगते थे। तो यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो लेखक है वो भीख क्यों मांगते थे, भी इसी डर के कारण कि कहीं हमारा खून ना हो जाए या हमें कोई लूट ना ले, इसलिए वो भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े ले कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। तो लंगकोर का जो रास्ता है वो 16-17 जो मील दूर था, इसलिए लेखक ने सलाह दी कि आप जो है जो इसमें मतलब 2 घोड़े कर लो ताकि सामान भी रख लेंगे और चढ़कर चल भी पड़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे।
हम समुद्र तल से, ये डांडा जो है ये जगह का नाम है, कभी आप पजल हो जाओ ये डांडे क्या है, जगह का नाम है। हम समुद्र तल से जो है 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई, तो ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्र तल से जो उसकी डांडे की ऊंचाई है वो कितनी थी, 17-18 हज़ार फीट ऊंची। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भींटे की ओर दिखने वाले, भींटे यानी जो तिकोने होते हैं वे उसको भींटा बोलते हैं, जैसे तिकोने या ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं वो। भींटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे यानी कोई घास नहीं था, कोई फूस ना, कोई हरियाली नहीं थी उनके ऊपर, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली जो चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हम बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। मतलब जो लेखक हैं वो उनसे पीछे रह गया। उसने सोचा कि जो मेरा घोड़ा है वो थक गया है और वो उसको मारना भी नहीं चाहता था। ये आप अंडरलाइन कर लेना। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और दोनों की वस्तु जहाँ 2 रास्ते, एक जगह से 2 रास्ते किधर एक उधर, मतलब दो तरफ से रास्ता जाता है, की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चल पड़ा। यानी जो अगर छोटा प्रश्न पूछा जाए कि रास्ता जो है वो लेखक कितने मील दूर चला, 1.5 मील। और आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था। तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। जो मंगोल जाति है सुमति की, मंगोल जाति के थे। उनका मुंह वैसे भी लाल होता है और जब गुस्से में होते हैं तो और भी लाल हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे यानी जो गोबर से बनाए जाते हैं उपले, उनको बोलते हैं, 2 कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा भी जो है वो खाने की चीज़ होती है, जैसे जौ से बना हुआ कोई जो है चीज़ हो। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी भी जगह का नाम है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। जो छोटी पहाड़ जो एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। गंडे होता है जैसे धागे, हम ताबीज़ वगैरह बनाते हैं। पतली पतली चीरी यानी पतले कपड़े की जो पतली पतली जो कतरे हम निकाल देते हैं, और गंडे यानी धागे बनाना। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर ही उधर लगा देगा। मतलब सुमति के बारे में सोच रहा है लेखक कि हफ्ता वहीं पर लगा देगा।
तो गांव में ठहरना मना कर दिया था लेखक ने, भाई हम बहुत देर हो जाएगी हमें। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। भाई लहासा पहुंचने में देर हो जाएगी, भाई जितने पैसे तुम्हें यहाँ से मिलेंगे मैं उतने तुम्हें दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया नहीं, भार ढोने वाला, भरिया भार ढोने वाला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट यानी जो मस्तक होता है, हमारा माथा होता है, वो धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। मतलब जहाँ जिस तरफ हम सूरज अगर हमारे मुंह की तरफ है तो हमें आगे से गर्मी लगेगी और पीछे बर्फ़ पड़ती रहती है और पीछे जो है हम ठंडे हो जाते हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लाद दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहार, जो बौद्ध मठ होते हैं, बौद्ध विहार होते हैं, उनके हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में यानी सस्ते मिल जाते हैं। बेगार यानी सस्ते मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु यानी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो उनको बोलते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यह एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों पर लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की थी। तो जो है ये अंडरलाइन कर लेना आपने। एक एक पोथी का जो वज़न है वो कितना था, 15-15 शेर यानी किलो से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर यानी लेखक जो है वो पुस्तकें पढ़ने लग गया था, उसको जो है उस पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये था आपका पाठ लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। आगे इसके प्रश्न जो है वो मैंने आपको भेजे हुए हैं। लेसन समझ में आ गया होगा आपको, तो इन प्रश्नों को आप याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।